हाँ, तो हम आज पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे अपन शॉर्ट में ईसीएस भी कहते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, उसमें अपन ने देखा कि एसएचई क्या है। एसएचई जिसे अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे थे, उसका अपन ने उसको वो क्या उपकरण होता है, वो अपने एक आपका इलेक्ट्रोड है जिसका हमें विभव अपने स्वेच्छा से 0 मान लिया गया है, और इसकी हेल्प से हमने बारी बारी से सभी इलेक्ट्रोड लेके आए, ले उससे जोड़े और लवण से जोड़ दिया, और हमने सबके उसके विभव के मान ज्ञात कर लिए। अर्थात एसएचई एक ऐसा उपकरण है, ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम अन्य किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड को ज्ञात करते हैं। अब इनके जो सभी इलेक्ट्रोडों के विभव हमने ज्ञात कर लिए, और उनके जो मान प्राप्त हुए हमें मान प्राप्त हुए, उन मानों को हमने घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए यहाँ पर मैं लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लेकर पूरे सभी इलेक्ट्रोड लेकर चेक कर लिए। उन सभी इलेक्ट्रोडों में देखा कि इनके जैसे माइनस सबसे अधिकतम नेगेटिव मान है वो लिथियम का है, और फिर सबसे जो पॉजिटिव मान जो है फ्लोरीन का है, वो कितना है 2.87। ये सभी जो मान है वो आपके मानक अपचय विभव, क्या है, मानक अपचय विभव के मान है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका भी है, शॉर्ट में आपने देखा है। देखो लिथियम को लड़की से डिनोट कर दिया, लड़की के फादर से लड़के वालों की तरफ से एक डिमांड थी, और डिमांड क्या थी, लड़की के बाप से काका ने मांगा, जो काका मीडिएटर था उससे क्या डिमांड करी, लड़की के बाप से काका ने मांगा, क्या मांगा, अलमारी, फिर मनी, पैसा, फिर जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर। नहीं सुने पुकार हमारी, सुन कुत्ते, इधर फिर होगी आज बुरी पिटाई, कल आऊंगा फिर। ये क्रम है, इस क्रम को ध्यान रखेंगे तो हम ये सब पता लगा लेंगे कि किसका जो मानक अपचय में वो ज्यादा नेगेटिव है, किसका कम नेगेटिव है, या किसका पॉजिटिव है, और क्या मान है। इस के क्या यूज है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अब तो आप सभी देख लीजिए, हमें जो मान तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो मान याद रखने हैं वो मान ये पता होना चाहिए सबसे अधिक नेगेटिव किसका है, वो है लिथियम का, वो है माइनस में 3.05 वोल्ट है। ठीक है, जिंक का ध्यान रखना अपने को, माइनस में 0.76 वोल्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन का है वो 0.0 स्वेच्छा 0 मान लिया गया था, एसएचई वाली बात ही है। ठीक है, इसके बाद में कॉपर का है, उसका है 0.34 वोल्ट है। ठीक है, और फ्लोरीन का है वो आपके 2.87 वोल्ट है, जो पॉजिटिव अधिकतम है। देखिए अब यहाँ पर इस श्रेणी की विशेषता है कि किसी भी इसमें इलेक्ट्रोड के सब लिथियम जिस धातु को अपन ले रहे हैं, जिसका विभव ज्ञात कर रहे हैं, उस धातु की छड़ को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इन सभी इलेक्ट्रोड विभव अपन ज्ञात कर ली, ये सब अपन ज्ञात कर लिया, अपन ये मान प्राप्त हुआ है। एक बात और ध्यान देने वाली है, ये सब जो मान है हमें सब इलेक्ट्रॉन के जुड़ने, मतलब अपचयन। तो सब इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। तो सबके मान है वो अपचयन विभव के आधार पर ज्ञात किए गए हैं। ठीक है, अब सुनो, अब इस अगली बात ये आती है आपके कि ये जो लिथियम से अपन यहां चल रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव जितना अधिक नेगेटिव होगा, जितना अधिक क्या होगा, नेगेटिव होगा, उस इलेक्ट्रोड के द्वारा अवक्षेपित होने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, या मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, या उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे अधिक नेगेटिव मान किसका आ रहा है, लिथियम का आ रहा है। तो लिथियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। और फ्लोरीन है, उसकी आपके मानक अपचयन विभव मान है आपके पॉजिटिव में है। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के जो आपके त्यागने की प्रवृत्ति सबसे कम, और ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम किसकी होगी, आपके लिथियम की। त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, हाइड्रोजन का 0 है। अब इसके क्या क्या यूज है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एसएचई है जो अपन हम देख लिया, इसके मान -3.05 है, जिंक का -0.76 है, इसका 0 है। अधिकतम जो मान है वो 2.87 है। ठीक है, अब इसके क्या यूज, इसके क्या उपयोगिता क्या है। ठीक है, उपयोगिता
तो इसके क्या यूज तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात तो यह है कि है ना कि जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन वो जितना अधिक नेगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, अथवा मैं कहूँ कि उस धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी या उस धातु की सक्रियता अधिक होगी। तो पहली बात तो इससे यह हुआ पता चला कि हम धातु की सक्रियता के बारे में बता सकते हैं, धातु की सक्रियता के बारे में बता सकते हैं, सक्रियता अलग किसकी होगी या कम किसकी होगी इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मान लो ये लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम, जैसे मान लो मैंने ले लिया लिथियम ले लिया, एक पोटेशियम ले लिया, एक जिंक ले लिया, एक आपके में ले लिया है कॉपर ले लिया, एक Au ले लिया, ठीक है। ये धातुएं हैं, इनमें इनकी क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए तो अपने पता है लड़की, फिर ये के, फिर ये जमीन है ना, फिर ये आपके कुत्ते वाला और फिर ये और मतलब और का अपन ने क्या बोला था आऊंगा, ठीक है, ये है। तो इसमें अधिक नेगेटिव किसका आ रहा है? लिथियम का आ रहा है, तो लिथियम धातु अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो ये क्रम क्या बनेगा? सबसे अधिक जो आपके मोर रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी? लिथियम की हाई रिएक्टिविटी होगी पोटेशियम तुलना में, फिर जिंक और ये क्रम बनेगा, ठीक है। तो पहला हम धातु की सक्रियता के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी धातु होगी वो अधिक सक्रिय होगी। सेकंड चीज क्या है इससे हम धातु की सक्रियता के अलावा अपन ऐसा बता सकते हैं कि कौन सी विक्रिया संभव होगी या कौन सी विक्रिया संभव नहीं होगी उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया है कॉपर सल्फेट, क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया है जो कि आपके होता है नीले रंग का होता है, जिसे बोलते हैं अपन नीलत होता, क्या बोलते हैं? नीलत होता बोलते हैं। ये आपका कॉपर सल्फेट है जो नीले रंग का है, ठीक है। यदि मैंने इसको जिंक के पात्र में, किसके पात्र में? जिंक के पात्र में डाल दिया है तो ऐसे केस में तो क्या होगा? एक रिएक्शन ये है और ये दूसरी रिएक्शन अगर मैं ये बात करूं, जैसे मान लीजिए कि बात करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये आपको बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा? Cu। एक रिएक्शन और बात करते हैं, मैं यदि मैं Cu ले लेता हूँ और ZnSO4 लेता हूँ तो ये रिएक्शन संभव नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? बात करते हैं, देखिएगा। यदि मैंने जिंक सल्फेट का विलयन जो कि आपको होता है रंगहीन, कैसा होता है? रंगहीन होता है, उसको यदि मैंने तांबे के पात्र में डाल दिया है और यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो नीले रंग का होता है, यदि मैंने उसको जिंक के पात्र में डाल दिया है तो क्या होगा? अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर जिंक है। अच्छा, जिंक का जो मानक अपचयन वो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, माइनस में 0.76 वोल्ट होता है। और कॉपर का कितना है? कॉपर का आपका प्लस में 0.34 वोल्ट है। अधिक नेगेटिव किसका है? जिंक का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका जितना अधिक नेगेटिव होता है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होती है, उसकी सक्रियता उतनी ज्यादा होती है। जिस धातु की सक्रियता जितनी ज्यादा होगी उस वह धातु क्या करेगी? अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण में से उसको विस्थापित कर देती है, इसलिए क्या बन जाएगा? ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। और ये विलयन कैसा हो जाता है? रंगहीन। कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। सवाल बनता है, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या होता है जब आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को डाला जाता है? तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है जो कि नीले रंग का होता है, उसमें उसे जिंक के पात्र में डाल देने पर आपको उसका जो नीला रंग है वो आपका गायब हो जाता है, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव होता है वो आपका कॉपर की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है, और जिसका अधिक ऋणात्मक होता है उस धातु की सक्रियता उतनी ही ज्यादा होती है। जो कि इसे स्पष्ट हो गया कि जिंक धातु सक्रियता ज्यादा है। अब जिंक धातु अधिक सक्रिय होने के कारण ये अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर के उसको विस्थापित कर देती है, इस प्रकार ZnSO4 बनता है, ठीक है। इसका सवाल ऐसे भी बनता है, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं रख सकते, क्यों? रखेंगे तो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका ये भी आता है कॉपर प्लस ZnSO4, क्या ये रिएक्शन संभव है? तो नहीं है। इससे कथन का कार्य स्पष्ट कीजिए, तो ये भी होता है। तो इसमें ये बोलेंगे कॉपर है उसका क्या है? आपका मानक अपचयन वो कैसा है? पॉजिटिव है, और जिंक का कैसा है? नेगेटिव है। तो ये कम क्रियाशील हुई, तो कम क्रियाशील अपने से अधिक क्रियाशील को नहीं हटा पाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक कांसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है अभी जो भी नया आया है और वो आपके विराट कोहली को सब्स्टिट्यूट करना चाहे, उसको हटाना चाहे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली है वो क्या अधिक
आपके आपके अधिक क्रियाशील है और टीम में जुड़ा हुआ है, कोई नया खिलाड़ी आता है उसको हटा नहीं पाएगा, ठीक है। और वही आपका यदि कम क्रियाशील जुड़ा हुआ है और अधिक क्रियाशील टैलेंट वाला आ गया, प्लेयर आ गया, तो उसको हटा के वो जुड़ जाएगा टीम में, ठीक है। ये कंसेप्ट है, आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। ये हुआ आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक चीज और भी है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक और इसका एडवांटेज है, क्या है इसका, इसका क्या उपयोग है, क्या कहां यूज होता है। तीसरी बात होती है कि अपन यदि मान लीजिए हाइड्रोजन से, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यदि हाइड्रोजन जो हेलो हाइड्रोजन के अम्ल होते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया एस्ट्रोसोफोर है, यदि उसमें मैं आपके इन हाइड्रोजन से ऊपर कोई भी धातु है यदि उसमें मिला देता हूं, तो विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से, जैसे मान लो मैं ले लिया Zn, क्या ले लिया, Zn ले लिया, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा कि अम्लों की क्रिया जब धातुओं से होती है तो आपके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिसका आपने आपके कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के बनाने विधियों में विधि पढ़ी होगी आपने। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना है, मानक ऑप्शन में वो 0 है और जिनका कितना है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला अधिक क्रियाशील है, तो इसको हटा देगा और ये जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे और भी अम्ल है, जैसे आपके HCl वगैरह है, इन अम्लों की इन सक्रिय धातुओं से क्रिया कराएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, सक्रिय धातु से क्रिया कराएंगे तो ऐसे केस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। ये आपका इस का यूज हो गया, इस का वैज्ञानिक नैंड्स। अब आपके पढ़ रहे हैं अपन नैंड समीकरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और नैंड समीकरण क्या है पहले समझते हैं। देखिए हमने पहले अभी जो सभी इलेक्ट्रोड विभव के मान निकाल लिए थे, फिर अपने मानक इलेक्ट्रोड को निकाल लिया था अपने E0 सेल बराबर क्या बोला था हमने, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, ये हो गया, ये अपन जानते हैं, ठीक है। ये हालांकि देखो ये है जो मान है वो मानक परिस्थितियों पर, किस पर है, मानक परिस्थितियों पर, ये जो मान निकाले अपने ये मानक परिस्थितियों पर है, ये भी मान मानक परिस्थितियों पर है, ठीक है। अब यदि अच्छा मानक परिस्थितियों पर ये मान निकाला, मतलब सांद्रता कितनी ली है अपने, जैसे मान लीजिए अपने डेनिस सल्फेट निकाला तो अपने ZnSO4 लिया है, वो कितना लिया अपने 1 मोलर सांद्रता का, मतलब जिंक आयन सांद्रता कितनी थी अपने 1 मोलर सांद्रता थी। यहाँ पर अपने जैसे और कॉपर सल्फेट लिया था, वहां पर भी क्या था 1 मोलर सांद्रता थी, कॉपर आयन की सांद्रता कितनी थी आपके 1 मोलर सांद्रता थी, ठीक है, Cu2+, ठीक है, सांद्रता 1 मोलर थी। जब 1 मोलरता सांद्रता थी तब आपके जो विभव का मान प्राप्त हुआ वो 1.10 वोल्ट प्राप्त हुआ। क्या सांद्रता को चेंज कर देंगे तो मान वही रहेगा या बदल जाएगा, बदलना चाहिए, बदल जाएगा। यदि सांद्रता चेंज करें तो घटेगा, यदि मान लो मैं जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो मान घटेगा या बढ़ेगा, उसके बारे में अध्ययन वैज्ञानिक नैंड्स ने किया और एक समीकरण दी जिसे नैंड समीकरण कहा जाता है। क्या समीकरण दी, कैसे दी, पहले समीकरण के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक धातु आयन है, उसके अपचयन के बारे में बात करते हैं, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब n+ आयन है, उसने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और धातु में चेंज हो गया, धातु जो कि सॉलिड अवस्था में चेंज हो गया, ठीक है। ये चेंज हुआ तो उसके लिए एक समीकरण दी, एक इलेक्ट्रोड, एक धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और धातु में चेंज हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्योंकि अपन ने जो मान निकाले सबके अपचयन युग्म के आधार पर मान निकाले थे अपन ने, तो ये मान भी अपचयन के आधार पर देख रहे हैं अपन, ये अपचयन के आधार पर आपके एक समीकरण है, ठीक है, धातु आयन धातु में चेंज हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। इसके लिए नैंड्स ने एक समीकरण दी, नैंड्स ने समीकरण क्या दी, उन्होंने कहा कि जो आपके ये अभिक्रिया जब हो रही है तो उसका जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है उसके एक संबंध के बारे में बताया। क्या संबंध बताया था, डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा G0 प्लस RT ln K। यहाँ पर यदि मान लीजिए अभिक्रिया में उत्क्रमण अभिक्रिया के बारे में बात करूं तो इसका जो स्थिरांक आएगा उसे बोलेंगे अपन साम्य अवस्था स्थिरांक। देखिए जब मैं मान लो उत्क्रमण अभिक्रिया के बारे में बात करूं तो ये आपके हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपके उत्क्रमण अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका स्थिरांक है ये आपका इस अभिक्रिया के स्थिरांक हो गया, इसे अपन साम्य स्थिरांक भी कहेंगे, ठीक है, समझिए। या फिलहाल इसी रूप में रहने दीजिए, बाकी यदि समय से बात करेंगे तो उसको अपन अलग एग्जांपल लेके बात कर लेंगे, ठीक है।
देखिएगा, अब देखो ये जो आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, डेल मतलब परिवर्तन है, ये होता है आपके डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल। क्योंकि आप इलेक्ट्रोड बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड ये कह देंगे, क्या इलेक्ट्रोड ये बोल देंगे, क्या बोलेंगे, धातु आयन से धातु में चेंज हो रहा है, ठीक है। डेल्टा जी नोट ये मान कैसा है मैं आगे प्रूव करके बताऊंगा, ये मान डेल्टा जी बराबर माइनस NF कैसे होता है बताऊंगा मैं। ये डेल्टा जी नोट बराबर क्या होगा माइनस NF ई नोट, क्योंकि ये बाकी डेल्टा जी है, ये जी नोट है मतलब मानक परिस्थितियों में, और ये आपका किसी भी सांद्रता के मान पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके धातु आयन से धातु में चेंज हो रहा है, ओके ठीक है। अब ये मान मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या होगा, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा डेल्टा जी के जो मान रखते हैं ये पूरे मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस NF ई धातु आयन से धातु बराबर क्या होगा माइनस NF ई नॉट धातु आयन से धातु, एक इलेक्ट्रोड के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड के लिए है ये, ठीक है, प्लस इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया, इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया, प्लस का चिन्ह है ये, फिर RT ln के रख दिया मैं, ln के, ln मतलब log e बेस में, ओके। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर माइनस NF कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा ई नोट धातु आयन से धातु, ठीक है, प्लस अब देखो माइनस है ना, यदि आप यहाँ पर माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये अंदर माइनस आ जाएगा, मतलब इसको वापस गुणा कर दिया आना चाहिए ना, तो माइनस NF देखो इसको इससे गुणा किया तो माइनस NF ये आपके धातु से हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मतलब माइनस ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर NF है, यहाँ NF है नहीं तो यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो फिर यहाँ भाग लग जाएगा, तो RT अपॉन NF ये ln k, ठीक है। अच्छा इसका वापस गुणा कर लो, ये माइनस NF ई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, फिर इससे कैंसिल हो गया तो वापस RT ln k हो गया, ठीक है। अब ये मान मैं यहाँ पर रखता हूँ तो NF ई धातु आयन से धातु, तो यहाँ पर ही क्या हुआ माइनस NF से माइनस NF कैंसिल हो गया, तो ई इलेक्ट्रोड के लिए क्या रिएक्शन बन गई, ई धातु आयन से धातु बराबर क्या होगा ई नॉट धातु आयन से धातु माइनस, अब देखो यहाँ पर यदि मैं इस ln को log 10 बेस में चेंज करता हूं तो मैं 2.303 से गुणा करूंगा और ये RT ये सीधा कर देता हूं मैं RT अपॉन NF log 10 बेस में क्या हो गया Kc या K के दो इस तरह के, ठीक है, ठीक है। अब इसको यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब मैं सबके मान रखता हूँ, T का मान है 298 केल्विन, ठीक है, और R का मान है वो आपका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है, और N है आपके कणों की संख्या, N है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, बेसिकली यहाँ पर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो यहाँ ग्रहण के बारे में बात हो जाएगी, ठीक है, संख्या होगी, और F है आपका फेराडे आपका फेराडे, एक फेराडे बराबर होता है 96,500, वैसे कैलकुलेशन में थोड़ा कम होता है लेकिन अपन बेसिकली 96,497 होता है, लेकिन अपन जब काम लेते हैं गणना रूप में तो अपन 96,500 कैलकुलेट करते हैं, 96,500 कूलाम पर मोल। ये बात समझते एक बार वापस इस बात को मैं थोड़ा बता देता हूँ एक फेराडे क्या होता है, ठीक है, तो एक बार ध्यान दे ले यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो एक फेराडे जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक फेराडे किसे कहते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे बोलते हैं एक फेराडे, क्या बोलते हैं, एक फेराडे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसे एक फेराडे कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब एक मोल में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6.02 मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो आपके एक फेराडे के बराबर है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो आपके एक फेराडे है, कितना फेराडे, एक फेराडे है, ठीक है। अब सुनो इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है आपका आवेश होता है
1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम होता है, तो 6.022 इंटू 10 के 23 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब इतनी संख्या है ये, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो आपके 1 फैराड बराबर कितना हो जाएगा, इतना आवेश। ठीक है, सवाल हल करेंगे तो 96,497 आएगा। ठीक है, कूलम आएगा जो कि 1 मोल के लिए आपके 1 मोल के लिए है। ठीक है ना, 1 पर मोल, इसको बोलेंगे 1 फैराडे, मतलब 1 फैराडे का आवेश है वो 6 अपन गुणा भाग करने के आपके सीधा मान रखते हैं, मतलब बराबर करते हैं 96,500 कूलम ये आवेश होता है जो कि 1 फैराडे के बराबर होता है, ये पर मोल के लिए आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको F बराबर 500 कूलम पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए आवेश होता है वो 1 फैराडे के बराबर होता है, ये मान है। ठीक है, इन मानों को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरी एक समीकरण प्राप्त होती है E। और एक चीज ध्यान सुनना, हम बाकायदा इसकी इकाई को भी है ना रट के नहीं लिखेंगे, इकाई भी निकालेंगे। इकाई कैसे आती है देखिए, है ना, देखो E धातु आयन से धातु बराबर हो जाएगा आपका E नॉट धातु आयन से धातु माइनस का 2.303 इंटू आर का मान कितना है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, इंटू टी, टी है आपका मानक तापमान 258 सेंटीग्रेड है जिसको अपन कंसीडर किया है वो कितना होगा 298 केल्विन। ठीक है, और ये हो गया टी। अब नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा, ठीक है, एन कणों की संख्या है ही है और एफ है 96,500 कूलम पर मोल, कूलम पर मोल। ठीक है, तो देखते हैं यहां से मोल इनवर्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपके अब देखिए केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में log के है ही है। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं अपन। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि जो आपके ई धातु आयन से धातु बराबर क्या होगा ई नॉट धातु आयन से धातु माइनस में इन सबको गुणा भाग करके हल करेंगे तो आपका आएगा 0.0591 और ये जूल है और नीचे क्या है कूलम है। ठीक है, ये आपका जूल हो गया नीचे और यहाँ पे कितना है आपका n। ये पूरा हल कर लिया अपने, इसको और इसको इसके आपके जो ये इनको सबको अपन ने संख्याओं गुणा कर लिया और भाग कर लिया तो ये आपके 0.0591 आ गया। और आपके जूल और ये कूलम, जूल और ये नीचे क्या आ गया कूलम आ गया। ठीक है, और यहाँ है कणों की संख्या n। ठीक है, और ये जूल और बटा कूलम क्या होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। लास्ट में log के ही दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा E नॉट धातु आयन से धातु माइनस में 0.0591 अपॉन n, यह हो जाएगा आपके ये बोल दूं वोल्ट, क्या बोल दूं वोल्ट। जूल बटा कूलम क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके, जूल बटा कूलम जो होता है वो होता है आपका वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। ठीक है, तो जूल बटा कूलम की जगह पर मैंने आपके यहाँ पर वोल्ट लिख दिया है और log के, ये log के मतलब ये जो समीकरण है वो एक इलेक्ट्रोड के लिए, ये आपके इलेक्ट्रोड के लिए आपके ये समीकरण नैंड समीकरण है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कोई इलेक्ट्रोड पर जो एक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि अपन ने जो मान निकाले अपचयन निकाले, तो ये अपचयन के आधार पर निकाले हुए तो ये आपके एक इलेक्ट्रोड की जो समीकरण है वो इस रूप में होती है। ठीक है, अब देखो ये log के क्या है, देखो आपने ये लिखा मैंने log के, है ना, log के, ये के लिखा है, ये के है क्या, के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ इस समीकरण में अपन के बारे में बात करें तो देखो हमें 11 अपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो आपके उसमें इस तरह कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसके लिए सामने इस तरह कैसे बनता है। तो मैंने कहा था, बताया था आपको, बताया होगा कि E नॉट धातु आयन से धातु माइनस में 0.0591 अपॉन n, आपके इस वोल्ट को v लिख देता हूं v, log 10 बेस में कह दो, यहाँ उत्पाद की सांद्रता कितनी है धातु की सांद्रता, परामर्श लगा दिया मैंने नीचे, इलेक्ट्रॉन सांद्रता है नहीं, संग इलेक्ट्रॉन, ये आ गया धातु आयन की सांद्रता। चूंकि
धातु की सांद्रता हमेशा कितनी होती है, इकाई होती है, इसलिए जो मेन आपका लास्ट में आपकी इक्वेशन बनेगी m धातु आयन से धातु बराबर होगा E नॉट धातु आयन से धातु माइनस में 0.0591 अपॉन n, ये v हो गया वोल्ट log 10 बेस में 1 अपॉन धातु आयन की सांद्रता। ये किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए नेट समीकरण हो गई, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड के लिए नेट समीकरण हो गई, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड के, तो ये आपके आगे नेट समीकरण किस इलेक्ट्रोड के लिए। अब अपन ज्ञात करते हैं डेनियल सेल के लिए नेट समीकरण क्या बनेगी वो ज्ञात करते हैं। अच्छा, डेनियल सेल के लिए सेल क्या होती है पता है अपन को क्या होती है, डेनियल सेल के लिए क्या होती है, ये जिंक है और प्लस ये कॉपर 2+ आयन है, ठीक है, ये आपके चेंज होता है, इसमें जिंक आयन में बदलता है और ये कॉपर आयन कॉपर में चेंज होता है, ठीक है, ये यहाँ पर होता है ऑक्सीजन और ये होता है आपका अपचयन। मान लो ये डेनियल सेल की सेल भी है तो उत्क्रमण भी है, ठीक है, इसके लिए निकालते हैं अपन, ठीक है, तो सेम ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वो तो इलेक्ट्रोड के लिए था, इसको सेल के संदर्भ देंगे, ये पूरे सेल के लिए, ये इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोड के लिए, अपन सेल के लिए निकालें तो क्या होगा, देखो पहले जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नेट समीकरण क्या होगी, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगी वो देखते हैं देखें, ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन कौन सी बनेगी पता है, जिंक 2+ आयन से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमने सब में जो मान निकाले किसके आधार पर निकाले, अपचयन युग्म के आधार पर निकाले हुए हैं, ठीक है, ये सॉलिड हो गया, ठीक है, तो इसके समीकरण क्या बनेगी, ये बन जाएगी आपके E जिंक आयन से जिंक बराबर होगा E नॉट जिंक आयन से जिंक माइनस में 0.0591 अपॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, मैंने बताया था n क्या ग्रहण किए गए अथवा त्यागे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया, log 10 बेस में 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, ठीक है, क्योंकि देखो 1 अपॉन धातु आयन है तो ये जिंक अपॉन जिंक का सांद्रता, जिंक की धातु है, धातु सांद्रता हमेशा कितनी होती है, इकाई होती है, तो 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, तो इसको अपन समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, तो क्या होगा, कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और आपके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये सॉलिड हो गया, इसके लिए क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, E कॉपर आयन से कॉपर बराबर E नॉट कॉपर आयन से कॉपर माइनस में 0.0591 अपॉन 2, ये वोल्ट है ही है, ठीक है, यहाँ भी वोल्ट है ही है, log 10 बेस में 1 अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता, कॉपर आयन की सांद्रता, ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं अपन समीकरण, अब क्या करना है, अपन डेनियल सेल ही करना है। अब सेल में क्या होता है, डेनियल सेल के लिए सेल का विभव निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड। अच्छा, डेनियल सेल में कैथोड क्या था, कॉपर वाला, तो कॉपर वाला ये रहा, कैथोड कॉपर माइनस और जिंक वाला था, तो इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं समीकरण 2 - 1 कर लेते हैं, तो समीकरण 2 - 1 से क्या होगा, तो देखिए E कॉपर आयन से Cu 2+ आयन से कॉपर, ठीक है, माइनस में E आपका जिंक आयन से, ये जिंक हो गया, ठीक है, बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपका ये इस, अब देखो इसमें से घटा लिया, अब इसमें से ये घटाते हैं, ठीक है, तो E नॉट कॉपर आयन से कॉपर माइनस में लिख देता हूं मैं E नॉट जिंक आयन से जिंक, ठीक है, सो ब्रैकेट में दूंगा, दिक्कत तो नहीं, ठीक है, चलिए इसमें से मैंने एक कम कर माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, फिर माइनस से ये चिन्ह, ठीक है, फिर 0.0591 अपॉन 2 ये भी है ये, तो log 10 बेस में 1 अपॉन कॉपर आयन, ठीक है, की सांद्रता माइनस, ठीक है, ये माइनस है ये, ठीक है, और इसमें से अपन ये माइनस कर दिया, फिर क्या अपना ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591 अपॉन 2, लो ये वोल्ट है ये, log 10 बेस में 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, ठीक है, ये आपने कर लिया, ठीक है।
अब ऐसे केस में क्या होगा, देखो कैथोड माइनस एनोड, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, ई सेल क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ई सेल, क्या हो गया, ई सेल हो गया, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका ई नोड सेल, क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड, तो ये हो जाएगा आपका ई नोड सेल, ठीक है, माइनस में 0.0591 अपॉन 2, ये मैं v कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा बताओ, log 10⁻1 अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता माइनस में आपके log 10⁻1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, ठीक है, ठीक है। अब देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस n क्या होता है, आपके फॉर्मूला होता है, देखिएगा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्या होगा, log m बटे n का विस्तार होता है log m माइनस का log n, ठीक है, इस विस्तार की हेल्प से इसमें से ये घटा हुआ है तो ये क्या होगा, अपॉन हो जाएगा, तो ये बटे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, e सेल बराबर क्या होगा, e नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन 2 log 10⁻1 अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता अपॉन 1 अपॉन जिंक आयन की सांद्रता, ठीक है। अब log ये बटा ये हो गया, अब देखो ये जिंक ऊपर आ जाएगा, कॉपर नीचे आ जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आपके क्या बन जाएगी यहाँ पर, देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ई सेल, सेल कौन सा, डेनियल सेल, बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन 2 log 10 में क्या हो जाएगा, जिंक आयन ऊपर आ जाएगा, तो जिंक आयन की सांद्रता अपॉन कॉपर आयन की सांद्रता, ये हो गई आपके नैंड समीकरण हो गई डेनियल सेल के लिए, ठीक है। अब देखिए अपन समझते हैं बात को कि हमारे वापस देख लीजिए कैसे हुआ अपना पूरा पूरा डेरिवेशन, बिल्कुल इजी था, ये डेनियल सेल की नैंड समीकरण थी, मैंने कहा जिंक के लिए ये इक्वेशन है, तो इसको अपन ने जो अपन नैंड समीकरण निकाली थी उसको इस रूप में तब्दील कर दिया, मैंने यहाँ पर जिंक ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रेन हो रहे थे, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार कॉपर के लिए लिख दिया अपन इक्वेशन, इसमें से घटा लिया तो आपके पूरा प्राप्त हो गया, ठीक है। ये आपके डेनियल सेल के लिए, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए नैंड समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, सवाल बन सकता है, तो आप पूरा पूरा यहाँ से ये करें। तो ऐसे केस में केवल कहते हैं कि नैंड समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, तो पहले वाला इलेक्ट्रोड से लेकर समझा सकते हैं, यदि डेनियल सेल के लिए पूछे तो बाकायदा पूरा इसको यहाँ से ऐसे करना, ठीक है। अब समझिए, अब ये जो आपके डेनियल सेल के लिए आपकी क्वेश्चन हो गई, ठीक है। अब देखो सांद्रता चेंज करें तो क्या चेंज होगा, वोल्टेज में क्या चेंज होगा, सेल विभव कैसे बदलेगा, देखो ई नोड सेल को मान तो फिक्स है, क्योंकि ई नोड सेल क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो इस सेल का रेडियस कितना होगा, 1.10 वोल्ट फिक्स है, माइनस में 0.0591 अपॉन 2 log 10 में। अब देखो सांद्रता घटाओगे बढ़ाओगे तो क्या वेरिएशन आएगा, वो हिसाब से जो घट रहा है यहाँ पर जो वेरिएशन होगा वेरिएशन चेक कर लेंगे, तो ऐसे केस में अपन पता लगा लेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मानक विभव है उस मानक से जो मान है ना, मानक से जो मान है वो स्टैंडर्ड मान है, अब सांद्रता घटाओ बढ़ाओगे तो इसमें वेरिएशन होगा, कुछ कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड मान कितना है, 1.10 वोल्ट है, जो कि मानक परिस्थितियों में विभव है, ठीक है। यहाँ पर अपने जो नैंड समीकरण प्राप्त हुई है, इसमें अपन ने कह दिया कि जो आपके जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन, अब देखेंगे ना क्या सांद्रता में क्या चेंज करें, तो ये मान तो फिक्स है, सांद्रता में क्या चेंज करें कि ये मान कैसे बदलेगा, ठीक है। एक बात काम करते हैं, यदि मान लीजिए ये मान ज्यादा हुआ, ये मान आपके ज्यादा हुआ, ठीक है, यदि अपन कॉपर आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, सांद्रता को बढ़ाते हैं, क्या किया अपन ने, बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया तो ये अपॉन में नीचे है तो ज्यादा का भाग लगेगा, इस संख्या में ज्यादा का भाग लगेगा, परिणाम मान कम आएगा, log 10 में जो भी कम वैल्यू उसकी वैल्यू करेंगे वो भी कम आई, अब वो इससे गुणा हुआ तो वो कम ही गुणा हुआ, तो इसका मान तो फिक्स है, इसमें से कम माइनस होगा तो ये मान ज्यादा आएगा ना, तो ऐसे केस में अपन कह सकते हैं कि इस नैंड समीकरण में कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो विभव के मान में, ई सेल के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि इन सेंस की हमें अधिक मान प्राप्त होगा। इसका एक कतई मतलब नहीं है, मान तो घट ही रहा है, है ना, ठीक है। और अगली बात देखिएगा,
यदि मान लीजिए मैं जिंक आयन की सांद्रता को बढ़ाता हूं तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिएगा यदि ये सांद्रता ज्यादा हुई तो ये ऊपर है, मतलब ये कम है, ये इसको बढ़ा दिया, इसको मान लो फिक्स कर दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये ऊपर ही है, इसको बढ़ाएंगे तो इसमें जो फिक्स संख्या वहां लगेगा तो ये मान बढ़ा हुआ है तो मान ज्यादा प्राप्त होगा। ज्यादा मान प्राप्त, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये आपके 2 था और ये भी 2 था, अब मैंने इसको 4 कर दिया, ठीक है, बढ़ा दिया, तो पहले तो क्या एक ही, पहले 2 बटा 2 1 ही आ रहा था, अब मैंने 2 के लिए 4 कर दिया और 2 तो बढ़ गया ना अभी मान, तो पहले तो आपके 2 ही मान था, 4 हो गया, ठीक है, तो बढ़ गया मान, तो बढ़ा दोगे तो ज्यादा मान, लोग का मान ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो इससे जो गुणा हो रहा है वो अधिक मान गुणा होगा, ये मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो गई, अब ये इसमें से ज्यादा घटेगा तो ये मान कम आएगा ना, तो ऐसे केस में जिंक आयन की सांद्रता बढ़ाने पर ई सेल का मान में क्या आती है, कमी आती है, और वही कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वोल्टेज का सेल का विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिएगा क्या होता है। पहले पढ़ते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ये होता है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा मैंने आपको पहले उसमें जब नेट समीकरण मैंने आपको डिराइव की थी तो मैंने बताया था कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFE, मैंने वहां जिक्र किया था कि इसका जिक्र बाद में करेंगे, ये कैसा आया इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये डेल्टा जी बराबर माइनस NFE कैसा होता है, ठीक है, देखते हैं, देखो ना, समझते हैं। पहले ये देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो, अच्छा देखिए, पहले बात तो ये समझिए कि कोई भी सेल है जो सेल का विभव है, जो अपन ने ई सेल निकाला वही सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, मतलब सेल के द्वारा कितना वोल्टेज चेंज जो आपके जो प्राप्त हुआ, मान प्राप्त हुआ है, जैसे मान लो सांद्रता चेंज करने पर या घटने बढ़ने पर जो मान प्राप्त हुआ है वो फाइनल जो मान है वो सेल का विद्युत वाहक बल है, क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे शॉर्ट में EMF भी कहते हैं, क्या कहते हैं, EMF भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेल का, जो आपके लिए आपके जो सेल है वो सेल के लिए जो आपके डेल्टा जी का मान गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहले एक बात काम करते हैं, देखिए मान लीजिए अपनी डैनियल सेल ही है, डैनियल सेल ही है, तो डैनियल सेल है तो इसका मतलब है डैनियल सेल है तो अपने जो वोल्टेज प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, हमारे 8.80 वोल्ट प्राप्त हुआ, मतलब अपने पास में केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हुआ, मानक परिस्थितियों पर इसका जो विभव प्राप्त हुआ है इस सेल का, मैं कह रहा हूं मानक परिस्थितियों पर जो सेल का विभव प्राप्त हुआ है वो 1.10 वोल्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इस वोल्टेज से अपन अनेक प्रकार के विद्युत कार्य कर सकते हैं, छोटा बल्ब जलाना हो बल्ब जला सकते हैं, छोटी और कोई जैसे मान लीजिए कोई आपकी घड़ी में कहीं आपको थोड़ी जहां विद्युत अवस्था पड़ रही है वहां पर काम ले सकते हैं, तो कितना कार्य होगा, तो जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है तो बैटरी से वोल्टेज, उस वोल्टेज से कितनी आपके बैटरी से कितने करंट निकली है उतना ही तो कार्य होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कोई बैटरी है, उस बैटरी के द्वारा कितना कार्य होगा, तो अपन जैसे मान लो मैं कह रहा कोई सेल है, उस सेल का 1.80 वोल्टेज है, तो जो सेल के द्वारा कितना काम होगा, तो मैं बोलूं सेल के द्वारा किए हुए कार्य को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किया गया कार्य सेल द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य होगा W के दो में, ठीक है, वो आपके सेल का कितना विद्युत वाहक बल है, कितने वोल्टेज की है और कितनी धारा उसमें गई है, ठीक है, वही होगा। जैसे मैंने कहा कि सेल का विद्युत वाहक बल जिसे अपन कह रहे थे ई सेल विद्युत वाहक बल, जैसे मैं ई कह दूं, ई सेल कह दूं, इनटू सेल से प्रवाहित आवेश की मात्रा, सेल से प्रवाहित आवेश की मात्रा, कितना आवेश चला गया, प्रवाहित आवेश की मात्रा ठीक है। अच्छा, ये W बराबर क्या हो जाएगा आपके सेल का बराबर क्या, E क्या है, E है इनटू सेल से कितने आवेश चला गया, कितना आवेश गया, जैसे मान लो ये आपका एक सेल है, इसका वोल्टेज है जो भी वोल्टेज है, अब इससे कितना करंट गया, तो वोल्टेज तो फिक्स है, इतने वोल्टेज की जाएगी, 1.80 वोल्ट की धारा जाएगी, कितना आवेश गया मान लो, तो मैंने कहा कि कितना कूलम आवेश गया, मान लो 4 मोल इलेक्ट्रॉन गए तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 5 मोल गए 5 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश,
n मोल इलेक्ट्रॉन के n मोल इलेक्ट्रॉन आवेश, तो मैं बोलूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है 1 फैराडे, इसलिए n मोल कितना होगा n फैराडे, तो बोल दूंगा ये nf। क्या बोल देंगे अपन nf। तो सेल से प्रभावित आवेश मान रखती हुई nf। तो फाइनली W बराबर क्या हो जाएगा nf e सेल, nf e सेल। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सेल है, सेल के अच्छा सुनो, ये जो आपका रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हो रहा है विद्युत ऊर्जा में हो रहा है, ये स्वतः विक्रिया हो रही है, स्वतः हो रहा है। अब उस बैटरी लगा दी सेल है, उस सेल से वो कार्य हो रहा है, वो स्वतः हो रहा है, जैसे अपने आपके चालू कर दिया तो स्वतः कार्य हो रहा है। तो अच्छा, सेल के द्वारा किया हुआ ये स्वतः प्रक्रम है, और स्वतः जो किया हुआ कार्य होता है, जो भी यहाँ कार्य होगा वो कार्य होगा वो आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। तो किया हुआ कार्य जो होता है ना, तो चूंकि स्वतः प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए जो किया हुआ कार्य होता है एकदम सेल के द्वारा किया कार्य, सेल के द्वारा अपन कह सकते हैं द्वारा किया गया कार्य, किया गया जो कार्य होता है, किया गया कार्य है वो आपके गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है, परिवर्तन के तुल्य होता है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो W बराबर के लिए क्या बोल दूंगा, W बराबर क्या होगा डेल्टा G। ठीक है, इस मान को याद रखेंगे, तो डेल्टा G बराबर क्या होगा NFE। और मैं फिर कह देता हूं कि ये आपको मैंने बोला था स्वतः प्रकरण, कौन सा प्रकरण, और स्वतः प्रकरण के लिए डेल्टा G का मान होता है नेगेटिव। कैसा होता है नेगेटिव। तो अपन ये कह देंगे माइनस डेल G बराबर होगा आपका NFE सेल। ठीक है, तो डेल्टा G बराबर हो जाएगा आपका माइनस NFE सेल। ठीक है, तो ये आपको मैंने कहा था बाद बताऊंगा, और देखो ये चीज आपके आ गई थी, उसमें नेट समीकरण काम आई थी, तो मैंने समीकरण कहा था, समीकरण बताई थी आपको मैंने, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RTLN के। तो ऐसे केस में डेल्टा G का मान मैंने NFE लिखा था, माइनस NFE लिखा था, ये मान कैसे आया एक चीज के बारे में अच्छे से देख लीजिए। ठीक है,